नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सियासत में उत्तराधिकारी की हमेशा से चर्चा होती है, लेकिन हम बात करें दिल्ली एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के उत्तराधिकारी की। तलाश शुरू हो गई है। 24 जून 2022 को अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर लेंगे डॉक्टर गुलेरिया। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, एम्स दिल्ली में 3 सहयोगी इस प्रतिष्ठित पद की दौड़ में शामिल है। ये 3 सहयोगी कौन कौन है, ये आपको बताते हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, डॉक्टर निखिल टंडन और डॉक्टर प्रमोद कुमार गर्ग के नाम चर्चा में है। गुलेरिया के विस्तारित कार्यकाल को पूरा करने से पूर्व नियुक्ति हो सकती है। अगले 2 महीने में, लगभग 2 महीने में गुलेरिया की जो एक्सटेंशन थी वो पूरी हो जाएगी और ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर लगातार नामों की चर्चाएं हो रही हैं कि कौन होगा जो उनकी जिम्मेदारी को संभालेगा। और इस प्रतिष्ठित पद की दौड़ में 3 नाम शामिल हैं, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, डॉक्टर निखिल टंडन और डॉक्टर प्रमोद कुमार गर्ग। ये नाम चर्चाओं में है क्योंकि गुलेरिया के विस्तारित कार्यकाल को पूरा करने से पहले नियुक्ति की जा सकती है। आईएएस फैसल की सेवा 3 साल बाद बहाल कर दी गई है। नौकरशाही से राजनीति में आए थे आईएएस शाह फैसल। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया इस्तीफे को वापस लेने का आवेदन। अब जल्द ही शाह फैसल की अगली पोस्टिंग की घोषणा की जाएगी। उत्तरी कश्मीर के सुदूरवर्ती गांव लोलाब के रहने वाले हैं शाह फैसल। 2009 में जम्मू कश्मीर से यूपीएससी के पहले टॉपर रहे हैं शाह फैसल। फैसल ने जनवरी 2019 में इस्तीफा सौंपकर बनाई थी जेएनके पीपुल मूवमेंट पार्टी। जेएनके के विशेष दर्जे को निरस्त करने के तुरंत बाद लिया गया था हिरासत में। कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत फैसल को हिरासत में लिया गया था। हालांकि अपनी रिहाई के बाद शाह फैसल ने राजनीति छोड़ दी थी और सरकारी सेवा में फिर से शामिल होने की इच्छा जताई गई। और अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम लगातार पसीने छुड़ा रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में 3 दिन प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि अभी गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 3 दिन तो कम से कम नहीं मिलने वाली। भारत की उत्तर पट्टी में सूर्यदेव कहर बरपाते नजर आएंगे। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में 3 दिन प्रचंड गर्मी रहेगी। इसके अलावा देश के केंद्र बिंदु यानी कि मध्य प्रदेश और झारखंड में भी प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी शुरू होगी, बारिश शुरू होगी और उसके बाद राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 से 4 मई तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान पारा गिरकर आ सकता है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी कि बहुत ज्यादा। गर्मी से राहत तब भी नहीं मिलेगी क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में तापमान 45 डिग्री के आसपास, और ऐसे में अगर अंधड़ शुरू होती है, बारिश शुरू होती है और उसके बावजूद 39 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, तो फिर मानकर चलिए जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, गलन कहते हैं, वो दौर शुरू होगा। पसीने आपके छूटेंगे, इंद्रदेव ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, लेकिन 39 डिग्री टेम्परेचर और बारिश के बाद इतना टेम्परेचर, मानकर चलिए अभी गर्मी आपके पसीने छुड़ा रही है और फिर ह्यूमिडिटी यानी कि गलन आपके पसीने छुड़ाएगी। राहत बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगी। वैज्ञानिकों ने पंजाब के कुएं मिले कंकालों का रहस्य खोजा है। अमृतसर जिले में अजनाला के कुएं में 8 साल पहले मिले थे कंकाल। डीएनए जांच के मुताबिक गंगा के मैदानों के थे 240 लोग। 21 से 49 साल के बीच थी उम्र और इन लोगों की संभवतः हत्या की गई। 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान ब्रिटिशों की गोली से मौत हुई। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये कंकाल बताए गए। गुरुवार को जर्नल फ्रंटियर इन जेनेटिक्स में ये रिपोर्ट छपी है और ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि बहुत सी ऐसी आजादी से जुड़ी कहानियां हैं जो हमें पता है, लेकिन बहुत सी ऐसे संघर्ष हैं
बहुत से ऐसे बलिदान हैं जो अभी भी अनजान हैं और इसीलिए अमृतसर जिले के अजनाला के कुएं में जो 8 साल पहले कंकाल मिले थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में बहुत से बलिदानियों को अभी भी खोजा जाना बाकी है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया देश की आजादी की उम्मीदों के लिए। डीएनए जांच के मुताबिक गंगा के मैदानों के 246 ये लोग थे जिनकी उम्र जरा सोचिए 21 साल से 49 साल के बीच इनकी उम्र और इनकी हत्या की गई, ऐसा अनुमान है। यह अनुमान है कि 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान ब्रिटिशों की गोली से इनकी मौत हुई। जाहिर है कंकालों के अंदर से वो गोलियां मिली होंगी जो ये बताती होंगी कि यह 1857 की क्रांति के आसपास की। जिनके कंकाल मिले हैं वो किसी एक क्षेत्र पट्टी के नहीं है बल्कि वो हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि आजादी से पहले हिंदुस्तान एक था, क्षेत्र पट्टियों के आधार पर, भाषा के आधार पर बटा नहीं था। एक ही मांग थी कि देश आजाद हो और उसके लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां के भी क्रांतिकारी थे वो लोग इकट्ठे होते थे देश की आजादी के लिए और उन्हीं के कंकाल यहां कुओं से मिल रहे हैं। गुरुवार को जर्नल फ्रंटियर्स इन जेनेटिक्स में यह रिपोर्ट छपी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी तैयारी। गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद संकेत मिले हैं। मध्य प्रदेश में मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में भावी मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3 बार बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमन सिंह। इस बार शायद रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, प्रभारी मुरलीधर राव, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े नेता शामिल हैं। प्रशांत किशोर का विवाद ठंडा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में उनकी जाने और ना जाने की थ्योरी दिखाई दी उसके बाद यह विवाद शांत हो गया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने वाले। लेकिन अब अन्य बातों की तरफ ध्यान। कांग्रेस नेतृत्व ने प्रशांत किशोर के साथ एक लंबी बैठक की थी। पार्टी के इन हाउस डेटा एक्सपर्ट प्रवीण चक्रवर्ती शामिल नहीं। कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग के प्रमुख है प्रवीण चक्रवर्ती। किशोर के डेटा आधारित प्रेजेंटेशन में चक्रवर्ती रहे गैर हाजिर। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है प्रवीण चक्रवर्ती, लेकिन वो चिदंबरम के नेतृत्व में बने ग्रुप में भी शामिल नहीं है। उदयपुर चिंतन शिविर के लिए आर्थिक प्रस्ताव तैयार कर रहा है ग्रुप। क्या प्रवीण चक्रवर्ती को हाशिए पर कांग्रेस रखना चाहती है? यह अपना में एक बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरीके से हायरकी निकलकर सामने आई और जो बड़ी बैठक उसमें भी चक्रवर्ती को अलग रखा गया, दरकिनार रखा गया, उसके बाद कांग्रेस के अंदर भी यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रवीण चक्रवर्ती को हाशिए पर कांग्रेस रखना चाहती है? और उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर है, उसके लिए आर्थिक प्रस्ताव तैयार किया गया, उस ग्रुप के अंदर भी वो नहीं है। तो सवाल यही कि वर्तमान स्थिति में प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस में है तो किस भूमिका में, और उस भूमिका के साथ कांग्रेस उन्हें कहां और कितना देखती है। अमित शाह के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई का लंच। इसके साथ ही कर्नाटक मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें। केंद्रीय नेतृत्व का मुंबई को पूरा समर्थन है, विरोधी इससे निराश है। दरअसल 3 मई को गृहमंत्री अमित शाह का बेंगलुरु दौरे का कार्यक्रम है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन में भी वो शामिल हो सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मुंबई के यहां भोजन करेंगे अमित शाह, और मुंबई इसे बता रहे मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक। लेकिन इसके अलावा और भी विषयों पर बातचीत की अटकलें हैं। जल्दी मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार मुंबई कर सकते हैं और हो सकता है कि इस भोजन की प्लेट के साथ उस मंत्रिमंडल का खाका भी तैयार कर लिया जाए जिसका इंतजार हो रहा है। द हिंदू में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इंटरव्यू छपा है। प्रशांत किशोर हमारे पास आए थे, हम उनके पास नहीं गए। प्रशांत किशोर प्रेजेंटेशन देना चाहते थे जो हमने देखी, और वो इसलिए कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंचे थे क्योंकि देश को इस समय कांग्रेस की जरूरत है। हमने सुझाव सुने, पार्टी में शामिल होने ना होने के फैसले
पर हमने उनको अथॉरिटी दी, उन्होंने जो फैसला लिया वो सर्वमान्य है। उनके सुझाव मानना या ना मानना ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उन्होंने कांग्रेस का बचाव किया और स्थिति को स्पष्ट करने की कांग्रेस के नजरिए से कोशिश की कि दरअसल पीके का आना ना का आना ये कांग्रेस पर नहीं, पीके पर निर्भर करता है, क्योंकि कांग्रेस उन्हें बुलाने नहीं गई थी, कांग्रेस ने आमंत्रित नहीं किया था। पीके खुद आए थे, प्रेजेंटेशन लेकर आए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन को दिखाया, हमने प्रेजेंटेशन को देखा। पीके का फैसला था कि उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, ना कि कांग्रेस का फैसला था कि उनको ज्वाइन करानी है या नहीं करानी। भूपेश बघेल इससे आगे भी कहते हैं कि जो चर्चाएं चल रही है कि पीके ने जो सुझाव दिए हैं 2024 को लेकर, क्या कांग्रेस उनको मानेगी? तो भूपेश बघेल ने कहा कि उनके सुझाव मानना या ना मानना ये कांग्रेस पर निर्भर करता है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक संगठन, अपने आप में एक पार्टी और उसके अंदर अपने आप में एक थिंक टैंक है जो कांग्रेस की रीति नीति को समझते हुए जमीनी पॉलिसी को डिजाइन करता है। ऐसे में पीके ने जो सुझाव दिए ये मानेंगे नहीं मानेंगे ये पार्टी पर निर्भर करता है, आलाकमान पर। वहीं ट्विटर पर दो सितारों की जंग ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। अजय देवगन और किच्चा सुदीप ने भाषा को लेकर ट्वीट किया। बॉलीवुड एक्टर हैं अजय देवगन, उन्होंने हिंदी को बताया राष्ट्रीय भाषा। अजय देवगन की बात से कन्नड़ स्टार सुदीप सहमत नहीं। अब इस विवाद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बोई और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, जदस नेता कुमारस्वामी भी शामिल हो गए। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है या नहीं, इस पर विवाद शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में गर्मी के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए। अभी तक कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया, लेकिन अब जो स्कूल और कॉलेज को बंद रखा जा रहा है वो भीषण गर्मी की वजह से। पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में 2 मई से 15 जून तक की छुट्टी है, जिसे हम गर्मियों की छुट्टी कहते हैं। बुधवार शाम स्कूल और कॉलेज के लिए अलग अलग आदेश जारी हुए। 2 मई को 15 जून तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए। वहीं अगले 4 दिन तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी के आसार हैं। गुरुवार को भारतीय मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी। उत्तर भारत में दिन का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई गई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भीषण गर्मी या कहीं की हीट वेव की संभावना है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि 2-3 मई के आसपास अंधड़ हो सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद तापमान 36 से 39 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी कि गलन ह्यूमिडिटी आपको उस वक्त भी परेशान करेगी, आपके पसीने छुड़ाती नजर आएगी। बालीगंज से विधानसभा चुनाव जीते तृणमूल के बाबुल सुप्रियो चुनाव जीतने के 13 दिन बाद भी कर रहे शपथ का इंतजार। शपथ में देरी का कारण सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव बना हुआ है। गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, विधानसभा सचिवालय और संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी उन्हें उपलब्ध करवाएं सदन में विभिन्न प्रक्रियाओं संबंधी जानकारी। 2021 में बीजेपी छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए थे बाबुल सुप्रियो और अब जीत गए हैं। इसे कहते हैं सत्ता के साथ बहना, बयार के साथ बहना, क्योंकि जब बीजेपी के बयार बही तो बाबुल सुप्रियो बीजेपी के कमल के निशान के साथ सत्ता में रहे। और जैसे उनको लगा कि नहीं, पश्चिम बंगाल में बयार विपरीत बह रही है, तृणमूल के लिए बह रही है, तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, इलेक्शन लड़ा, जीत गए, अब शपथ का इंतजार करें। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। गुरुवार को दिल्ली में हुई थी बीजेपी नेताओं की बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महासचिव हितानंद, प्रभारी मुरलीधर राव, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल। संगठन महासचिव बीएल संतोष के घर पर यह बैठक हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद थे। मध्य प्रदेश में इस समय 31 मंत्री, अधिकतम हो सकते हैं 35, कम से कम 2 एसटी विधायकों के मंत्री बनने की संभावना। और अगर इससे ज्यादा फेरबदल होता है तो मानकर चलिए परफॉर्मेंस के आधार पर, सियासी गुणाभाग के आधार पर कुछ
जो वर्तमान में मंत्री हैं उनकी छुट्टी हो सकती है, उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है और उसके साथ उन नए संभावित चेहरों को तरजीह दी जा सकती है जिनके दम पर आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी खुद को मजबूत माने। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में मिल सकता है पंडितों को प्रतिनिधित्व। 6 मई तक है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल। पंडितों के प्रतिनिधित्व की सिफारिश कर सकता है परिसीमन आयोग। चुनाव में कश्मीरी पंडितों को मिल सकता है मतदान का अधिकार। अन्य स्थानों से भी विधानसभा चुनाव में वोट दे सकते हैं पंडित। वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई। कई जगह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई के अधिकारियों के छापे। इनमें एपेरियो रिटेल और अमेजन की कंपनी शामिल है। क्लाउडटेल भी शामिल है। वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट और सोशल कॉमर्स कंपनी मीशो की भी जांच। इन कंपनियों पर व्यापार के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप लगा है। देश में तेल के बढ़ते दामों पर हरदीप पुरी का बयान। सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, मोदी राज में सबसे कम 30% वृद्धि हुई, 80% नहीं हुई, जबकि लोगों के मूल वेतन में दशकों से लगातार बढ़ोतरी हुई। सरकार विभिन्न श्रेणियों के तहत लोगों को मुफ्त योजनाएं दे रही। पुरी ने कहा कि हम अभी भी महामारी से उभर नहीं पाए हैं, अभी भी 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं और टीके लगा रहे हैं। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। $19.5 प्रति बैरल से बढ़कर $130 हो गई है तेल की कीमतें। केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर 32 रुपए उत्पाद शुल्क लगाया था। दिवाली से पहले हमने इसे घटाया और दरें कम हुई।